किसी भी नई दवा के बारे में सोचिए, चाहे वो एक मामूली पेन किलर हो या फिर कोई जीवन बचाने वाली दवा। उन सब में एक बात कॉमन है, उन्हें पहले लोगों पर टेस्ट करना पड़ता है। और यहीं से एक बहुत बहुत बड़ा सवाल उठता है, हम ये कैसे पक्का करें कि ये ट्रायल्स सुरक्षित हैं, नैतिक हैं और जो नतीजे आ रहे हैं वो भरोसे के लायक हैं? खैर, इसका जवाब छिपा है आवश्यक दस्तावेजों में। ये डॉक्यूमेंट्स ही किसी भी क्लिनिकल ट्रायल की रीढ़ की हड्डी होते हैं। तो आज हम इन्हीं दस्तावेजों की दुनिया में गहराई से उतरने वाले हैं। सबसे पहले हम विश्वास की नींव की बात करेंगे, मतलब इतनी सारी कागजी कार्रवाई की जरूरत ही क्यों है। फिर हम ट्रायल के ब्लूप्रिंट को देखेंगे और उसके बाद मरीज को बीच में रखकर उनके अधिकार और सहमति पर चर्चा करेंगे। हम समझेंगे कि निगरानी और मंजूरी की क्या क्या परतें होती हैं, और आखिर में हम देखेंगे कि ये सब कुछ एक ट्रायल की ईमानदारी के लिए कितना जरूरी है। चलिए, तो फिर सीधे सबसे बड़े सवाल से ही शुरू करते हैं। इतनी सारी कागजी कार्रवाई आखिर क्यों? सुनने में तो ये बहुत सारी ब्यूरोक्रेसी जैसा लगता है ना? पर असल में ये सब कुछ विश्वास की एक मजबूत नींव बनाने के लिए है। हर एक दस्तावेज का एक बहुत ही खास काम होता है। तो इसकी एक आधिकारिक परिभाषा है और इसे समझना बहुत जरूरी है। आवश्यक दस्तावेज ये उन फाइलों का कलेक्शन है जो हमें दो बहुत जरूरी काम करने की इजाजत देता है। पहला, ये देखना कि ट्रायल असल में चलाया कैसे गया था, और दूसरा, उससे जो डेटा निकला है उसकी क्वालिटी क्या है। तो सारी बात इन दो आसान लेकिन बेहद जरूरी सवालों पर आ जाती है। पहला सवाल, क्या ट्रायल बिल्कुल वैसा ही चला जैसा प्लान किया गया था? कोई शॉर्टकट नहीं, कोई अपनी मर्जी से बदलाव नहीं। और दूसरा, क्या जो भी डेटा इकट्ठा हुआ वो सटीक और भरोसेमंद है? इस बात पर एक पल के लिए सोचिए। खराब डेटा कोई डेटा न होने से भी बुरा है। क्यों? क्योंकि अगर गलत या झूठे डेटा के आधार पर फैसले लिए गए तो वो बहुत खतरनाक हो सकते हैं। हो सकता है कोई असुरक्षित दवा बाजार में आ जाए या फिर कोई असरदार दवा बेवजह ही रिजेक्ट हो जाए। इसीलिए डेटा की सच्चाई सबसे ऊपर है। और ये सारी कागजी कार्रवाई मिलकर एक ऑडिटेबल ट्रेल बनाती है, मतलब एक ऐसा पक्का सबूत, एक ऐसा रास्ता जिसे कोई भी बाद में देखकर ये पता लगा सकता है कि सब कुछ नियमों के मुताबिक और पूरी ईमानदारी से किया गया था। यही वो चीज़ है जो पूरे सिस्टम में भरोसा पैदा करती है। विश्वास की ये नींव हमें ट्रायल के असली ब्लूप्रिंट तक ले आती है। आप सोचिए, क्या कोई बिना डिटेल्ड प्लान के एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बना सकता है? नहीं, है ना? बिल्कुल वही बात क्लिनिकल ट्रायल पर भी लागू होती है। आपको कुछ ऐसे मुख्य दस्तावेज चाहिए होते हैं जो हर चीज पहले से ही तय कर दें। और यहाँ आते हैं दो सबसे बड़े खिलाड़ी, प्रोटोकॉल और इन्वेस्टिगेटर ब्रोशर, जिसे शॉर्ट में आईबी भी कहते हैं। इनको समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है। प्रोटोकॉल एक रेसिपी बुक की तरह है। ये आपको स्टेप बाय स्टेप बताता है कि ट्रायल को चलाना कैसे है। और जो इन्वेस्टिगेटर ब्रोशर है वो उस दवा की जीवनी जैसा है। वो आपको उस दवा के बारे में सब कुछ बताता है जिसका टेस्ट हो रहा है। तो चलिए जरा इस रेसिपी बुक यानी प्रोटोकॉल के पन्ने पलट कर देखते हैं कि इसके अंदर होता क्या है। इसमें सचमुच सब कुछ लिखा होता है। हम किस वैज्ञानिक सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं, ट्रायल का पूरा स्ट्रक्चर कैसा होगा, कौन कौन से खास टेस्ट और प्रोसीजर किए जाएंगे, और सबसे ज़रूरी, मरीजों की सुरक्षा और निगरानी का प्लान क्या है। यहाँ तक कि डेटा का विश्लेषण कैसे होगा ये भी पहले से ही तय होता है। पर क्या होगा अगर आपको बीच में कुछ बदलने की जरूरत पड़ जाए? विज्ञान हमेशा सीधी लाइन में तो नहीं चलता। खैर, उसके लिए एक बहुत ही सख्त प्रक्रिया है। कोई भी बदलाव, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न लगे, उसे कई लेवल पर मंजूरी लेनी पड़ती है, स्पॉन्सर से, इन्वेस्टिगेटर्स से और एथिक्स कमेटी से भी। इसके बिना कोई बदलाव नहीं हो सकता। ठीक है, हमने प्लान की बात कर ली। अब अपना फोकस उस हिस्से पर लाते हैं जो किसी भी क्लिनिकल ट्रायल में सबसे ज्यादा मायने रखता है। वो लोग जो अपनी मर्जी से इसमें हिस्सा लेते हैं। सारी कहानी उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है, उनके अधिकार, उनकी सहमति और उनका डेटा। जब हम रिसर्च में नैतिकता की बात करते हैं तो सूचित सहमति यानी इन्फॉर्म्ड कंसेंट से ज़्यादा ज़रूरी कुछ भी नहीं है, और ये बात इसे एकदम सही तरीके से समझाती है। ये सिर्फ एक फॉर्म पर साइन करवाना नहीं है, बल्कि ये एक प्रोसेस है। ये मरीज और डॉक्टर के बीच लगातार चलने वाली एक सम्मानजनक बातचीत है। और ये बातचीत पूरी तरह से पारदर्शिता पर आधारित होनी चाहिए। मरीज को ये साफ साफ पता होना चाहिए कि ये एक रिसर्च है, डॉक्टर के पास रूटीन चेकअप के लिए जाना नहीं। उन्हें ये भी समझना होगा कि इसके संभावित फायदे क्या हैं और जोखिम क्या हो सकते हैं।
और सबसे ज़रूरी, उन्हें ये जानना होगा कि इसमें हिस्सा लेना 100% उनकी मर्जी पर है और वो जब चाहें बिना कोई कारण बताए इससे बाहर निकल सकते हैं। तो एक बार जब कोई मरीज अपनी सहमति दे देता है तो डेटा कलेक्शन शुरू हो जाता है। और आपको बताऊं, इस मामले में चीज़ें बहुत बदल गई हैं। पहले सब कुछ कागज़ के फॉर्म पर होता था। वो तरीका धीमा था, गलतियों की बहुत गुंजाइश थी और बहुत बोझिल भी था। पर अब हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैप्चर यानी ईडीसी सिस्टम। ये तो दिन और रात का अंतर है। इसमें डेटा रियल टाइम में एंटर होता है और सिस्टम खुद ब खुद गलतियों की जांच कर लेता है। ये तेज़ है, ज़्यादा सुरक्षित है और कहीं ज़्यादा भरोसेमंद भी। तो हमारे पास एक बेहतरीन प्लान है और एक हाईटेक डेटा सिस्टम भी। पर सवाल ये है कि इन जांचकर्ताओं की जांच कौन कर रहा है? कौन ये पक्का कर रहा है कि सब कुछ वाकई सही तरीके से हो रहा है? यहीं पर आती हैं निगरानी और स्वीकृतियों की परतें। अब देखिए, यहाँ दो शब्द हैं जिनमें लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं, मॉनिटरिंग और ऑडिटिंग। ये टेबल इनके बीच का अंतर बहुत अच्छे से समझाती है। मॉनिटरिंग को आप एक रूटीन चेकअप की तरह समझ सकते हैं। ये ट्रायल के दौरान लगातार चलता रहता है। वहीं ऑडिटिंग एक फाइनल एग्जाम की तरह है। ये एक बाहरी इंडिपेंडेंट टीम करते हैं ये पक्का करने के लिए कि ट्रायल ने सारे नियमों का पालन किया है या नहीं। और जाहिर है, मरीज की सुरक्षा हमेशा सबसे पहली प्राथमिकता है। तो कोई भी मेडिकल समस्या जो सामने आती है उसे दर्ज करना जरूरी है। जैसे अगर किसी को सिरदर्द होता है तो उसे प्रतिकूल घटना या एई कहते हैं। लेकिन अगर कुछ गंभीर होता है, मान लीजिए कि वो जानलेवा है या उसके लिए अस्पताल में भर्ती होना पड़े, तो वो एक गंभीर प्रतिकूल घटना या एसएई बन जाती है और एक एसएई को तुरंत बिना किसी देरी के रिपोर्ट करना होता है। और इससे पहले कि एक भी मरीज ट्रायल में शामिल हो, ट्रायल को अनुमोदन की कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है। पहले एक एथिक्स कमेटी इसे मंजूरी देती है, जो देखती है कि मरीजों के अधिकारों की रक्षा हो रही है या नहीं। फिर एक सरकारी रेगुलेटरी बॉडी इसे मंजूरी देती है, जो जनता की सुरक्षा को देखती है। जब तक इन दोनों जगहों से हरी झंडी नहीं मिल जाती, ट्रायल शुरू ही नहीं हो सकता। ये एक तरह का डबल लॉक सिस्टम है। तो हमने मुख्य दस्तावेजों, प्लान्स और सेफ्टी चेक्स के बारे में बात कर ली है, लेकिन सिर्फ इन दस्तावेजों का होना ही काफ़ी नहीं होता। असली बात यह है कि उन्हें मैनेज कैसे किया जाता है, और यही हमारा आखिरी सेक्शन है, ट्रायल की अखंडता के स्तंभ। देखिए, अच्छा डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिर्फ फाइलिंग करना नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम है। इसका मतलब ये है कि हर कोई डॉक्यूमेंट के सबसे नए वर्जन पर काम कर रहा हो, पूरी टीम को हर प्रोसेस की सही ट्रेनिंग मिली हो, समय समय पर क्वालिटी चेक्स होते रहें और कम्युनिकेशन के रास्ते बिल्कुल साफ हों। और आज के समय में टेक्नोलॉजी इसमें बहुत मदद करती है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रायल मास्टर फाइल यानी ETMF जैसे सिस्टम इस्तेमाल होते हैं, जो पूरे ट्रायल के लिए सत्य का एकमात्र स्रोत की तरह काम करते हैं। हर जरूरी दस्तावेज एक ही जगह सुरक्षित और सेंट्रलाइज्ड रहता है। तो अंत में सारी बात इसी पर आती है। ये सब सिर्फ ब्यूरोक्रेसी नहीं है, ये लाल फीताशाही नहीं है। ये सारे दस्तावेज, ये सारे प्रोसेस, ये सब मिलकर एक ठोस ऑडिट प्रूफ सबूत बनाते हैं कि एक ट्रायल की ईमानदारी बरकरार है। ये साबित करता है कि विज्ञान मजबूत था, डेटा भरोसेमंद है और सबसे बढ़कर मरीजों की हर कदम पर सुरक्षा की गई। और यहीं पर हम अपने आखिरी विचार पर आते हैं। इस सवाल पर सोचिए, इस पूरे ढांचे को अच्छी तरह से समझना, इसमें महारत हासिल करना, ये प्रोफेशनल्स को कैसे और मजबूत बना सकता है, ताकि वो न सिर्फ विज्ञान की ईमानदारी को बल्कि उन लोगों की सुरक्षा को भी बेहतर ढंग से बचा सकें जो इस विज्ञान को मुमकिन बनाते हैं।